जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायं ते योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्या सकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरे मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय यही मोक्ष उपाय। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। हे यही भाव विचिन्न मन में रहता सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है, दूसरा अधिकार, और उसमें भी उस आवाज कम थोड़ी कम कर दो। दोनों एक एक नंबर जो आगे वाला सबसे आगे और आगे 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 से आगे उसमें पहली लाइन में है ना ऊपर इधर और इधर। हाँ ये थोड़ा सा बिल्कुल इधर वाला नीचे वाला भी पहला थोड़ा कम कर। हेलो हेलो हेलो। दूसरा अधिकार है और चर्चा चल रही है कर्म की और जीव की भिन्नता की। जीव और कर्म का संबंध कब से है? तो अनादि से है। और भिन्न कब से है? तो बोले अनादि से। संबंध कब से है बाबू जी जीव और कर्म का? अनादि से। और वो भिन्न भिन्न कब से है? बोले अनादि से। तो भिन्न मतलब क्या कि यहाँ दो द्रव्य है, एक तो जीव द्रव्य है और कर्म है ना अनंत पुद्गल परमाणु का ढेला, उसको बोलते हैं कर्म। दोनों एक क्षेत्र अवघाई होने पर भी जीव भिन्न है और कर्म भिन्न है। ये अपनी चर्चा चल रही थी। यहाँ विषय क्या है? जीव की और कर्म की भिन्नता बतलाते हैं। दोनों न्यारे न्यारे हैं बतलाते हैं। तो अब प्रश्न है शिष्य का कि दो द्रव्य न्यारे न्यारे हैं तो दो द्रव्य की पहचान यानी लक्षण भी न्यारी न्यारी है। ठीक है, तो फिर जीव का लक्षण क्या है और कर्म का लक्षण क्या है? क्योंकि अभी तक तो बाबूजी मैं आपको बताता हूँ, दिगंबर संप्रदाय में जो थोड़ा बहुत शास्त्र का अभ्यास करता है वो तो कह सकता है कि ये जो कर्म है ना पुद्गल द्रव्य है, बाकी तो किसी को खबर भी नहीं है कि कर्म क्या है। बस रोते हैं कि कर्म क्या सताया हो, कर्म का, क्योंकि वो उनने सुन लिया है और कभी कोशिश नहीं करी समझने की कि क्या कर्म की व्यवस्था है। निमित्त नैमित्तिक संबंध किसको कहते हैं? ये तो इस कलिकाल में समझो आप कि गुरुदेव श्री का ये समझो महाप्रताप है कि कम से कम शास्त्र से, बाकी तो सब रटी रटाई थोड़ी थी। मैं तो इससे दुखी हूँ, मैं तो इससे दुखी हूँ। कौन कर्म कैसे बनते हैं, वहां क्या उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण उदीर्णा, कोई समझ कौन जाने है? तो यहां अभी जीव के और कर्म की भिन्नता की चर्चा चल रही है। किसकी चर्चा चल रही है? और भिन्नता बताने के लिए जब भी दो द्रव्य की भिन्नता या दो चीज में भिन्नता बतानी होगी तो दोनों के लक्षण बताने पड़ेंगे आपको कि ये नमक भी सफेद है और शक्कर भी सफेद है, तो सफेद लक्षण नहीं है अब भिन्नता का। अब लक्षण होगा खारापन और मीठापन। आई बाबू जी,
अगर गाय और भैंस में भिन्नता बतानी है तो पूंछ लक्षण नहीं है। आई बात समझ में? गाय और भैंस की भिन्नता में 4 पांव लक्षण नहीं है। 4 पांव तो गधे के भी होते हैं। लक्षण मतलब मिले हुए में भिन्न भिन्न करने की चीज बताओ, वो कहलाता लक्षण। क्या कहलाता लक्षण? गाय का लक्षण क्या है बताओ? दूध तो भैंस भी देती है। हाँ, झालर रहती है, झालर। गाय को उससे पृथक करना हो तो गाय के गले में बाबूजी झालर है, झालर। उसके आधार से गाय को पृथक किया जाता है। वो भैंस के गले में झालर नहीं होगी। ठीक है, तो चलो अभी ये तो अपना न्याय का विषय है, कभी न्याय का प्रकरण चलेगा तब कैसे वहां भिन्नता लक्षण कैसे निर्धारित करते हैं। यहां टोडरमल साहब ने जीव का लक्षण और कर्म का लक्षण दोनों बताया। ठीक है, तो जीव के लक्षण में एक चीज बताई कि जीव तो है चेतन, चेतन यानी ज्ञान दर्शन वाला है, और कर्म कैसा है? कर्म अचेतन। ठीक है, ज्ञान दर्शन वाला नहीं है ना। जीव अपने को भी जानता है और कर्म को भी जानता है, और कर्म अपने को भी नहीं जानता और जीव को भी नहीं जानता। ठीक है, समझ में आ गया ना चेतन अचेतन का? ठीक, फिर जीव अमूर्तिक है और कर्म कैसा है? मूर्तिक है। मूर्तिक और अमूर्तिक में अंतर कैसे करना कि जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाए वो तो है मूर्तिक, और जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं पाया जाए वो क्या है बाबूजी? अमूर्तिक। तो मैं कैसा हूं? मैं अरस हूं, अरूपी हूं, अस्पर्शी हूं। बोलते नहीं हूं मैं? अरस अरूपी अस्पर्शी। कौन? मैं हूं, ये मेरा लक्षण है। और कर्म कैसा है? कर्म रूपी है, स्पर्शी है, रस वाला है। अंतर पता चल गया बाबूजी? 2। तीसरा अंतर जो यहां बताया था कि मेरे में संकोच विस्तार की शक्ति सहित असंख्यात प्रदेशी एक द्रव्य हो। यही थी ना बात जो अपन ने कल छोड़ी थी। क्या बात क्या चल रही थी अपनी? संकोच विस्तार शक्ति सहित। ये संकोच विस्तार मतलब क्या? फैलना और सिकुड़ना। तो बाबूजी कौन फैलता है और कौन सिकुड़ता है? कि जीव में, तो जीव में भी अपन ने अब कल विभाजन कर दिया था ना। जीव का सबसे छोटा जो अपन ने भाग किया था, किसके आधार से किया था? आकाश के प्रदेश के आधार से किया था। तो उसके जीव के प्रदेशों में फैलने की और सिकुड़ने की शक्ति है। किसकी शक्ति है? फैलने की और सिकुड़ने की। इस शक्ति को कहते हैं संकोच विस्तार की शक्ति। किसमें शक्ति है बाबूजी? जीव के प्रदेशों में। और बोलो मेरे प्रदेशों में फैलने और सिकुड़ने की शक्ति है। हूं कितने प्रदेश वाला में? असंख्यात प्रदेशी। जीव कितने प्रदेश वाला है बाबूजी? असंख्यात प्रदेशी। 3 प्रकार के द्रव्य, वो तो है असंख्यात प्रदेशी। कौन बताएगा? पंचास्तिकाय का सबने स्वाध्याय करा है ना आपने? अरे पंचास्तिकाय का स्वाध्याय करा है ना अपन ने बाबूजी यहाँ पर? क्या? तो अब द्रव्यों में बताओ प्रदेश। वहां 5 अस्तिकाय की चर्चा है ना? 5 अस्तिकाय है। पंचास्तिकाय मतलब 5 अस्तिकाय, और अस्तिकाय मतलब बहुप्रदेशी। अब उसमें मुझे बताओ किस किस के कितने कितने प्रदेश हैं? जीव के कितने प्रदेश है बाबूजी? जीव कितने प्रदेशी है? असंख्यात प्रदेशी। और धर्म द्रव्य वह कितना है? वह भी असंख्यात प्रदेशी। और अधर्म द्रव्य वह भी असंख्यात प्रदेशी। और आकाश अनंत प्रदेशी है। याद कर लेना बराबर। आकाश एक अखंड द्रव्य है। लोक के आकाश का कहते हैं लोकाकाश, और लोक के बाहर अलोकाकाश अनंत है। बाहर में एक ही द्रव्य है लोक के बाहर, वो क्या है? आकाश है ना। लोक के अंदर तो 6 द्रव्य है, और लोक के बाहर कितना द्रव्य है? एक है, वो आकाश। उसको कहते हैं अलोकाकाश।
ठीक है। और इस लोक के अंदर में 6 द्रव्य हैं। 6 द्रव्य में जीव, धर्म, अधर्म, ये तो है असंख्यात प्रदेशी। और आकाश एक अखंड द्रव्य है, विभाजन कैसे करें उसके, अनंत प्रदेशी है, ठीक है। तो फिर साहब पुद्गल द्रव्य का क्या है और काल द्रव्य का क्या है? हाँ देखो, पुद्गल का परमाणु भी एक प्रदेशी है और काल द्रव्य भी एक प्रदेशी है। अरे कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? पुद्गल का परमाणु क्या बोलती, एक प्रदेशी है, सबसे छोटा, अब उसका जो विभाजन नहीं हो वो एक प्रदेशी। और काल द्रव्य तो जो आकाश के एक एक समय पे जो कालाणु है वो एक प्रदेश है। एक प्रदेश भी एक है ना, उसमें कोई झंझट नहीं, क्योंकि वो उसमें तो कोई इधर उधर जाना नहीं, उसके रेस्पेक्ट में परिणमन होता है। अब देखो मजेदार बात, पर पुद्गल में ऐसी शक्ति पाई जाती है, क्या शक्ति पाई जाती है बाबूजी, कि वह एक एक प्रदेशी आपस में मिलकर ढेला होकर बहुप्रदेशी हो जाए। क्या क्या हो जाए पुद्गल में ऐसी, क्योंकि उसमें ऐसा गुण है, क्या गुण है कि उसमें वो मिलके ढेला। तो इस क्वालिटी के कारण पुद्गल को भी क्या गिना, बहुप्रदेशी, तो उसको 5 अस्थि का है गिने, ठीक है ना। तो आत्मा कैसा है, असंख्यात प्रदेशी। अब जब आत्मा फैलता है तो आत्मा के प्रदेश फैल जाते हैं, क्योंकि उसमें संकोच विस्तार की शक्ति है। आत्मा सिकुड़ता है तो आत्मा के प्रदेश सिकुड़ जाते हैं, लेकिन रहता तब भी वो असंख्यात प्रदेशी है। ये बात मुझे समझानी है, बात पकड़ में आई? चींटी के अंदर का आत्मा भी कैसा है, असंख्यात प्रदेशी। और हाथी के अंदर का आत्मा भी कैसा है बाबूजी, असंख्यात प्रदेशी। गले उतर गई बात आपको? तो ये हाथी में फैला कैसे कि आत्मा के प्रदेश फैल गए। देखो चींटी के अंदर भी जो आत्मा है असंख्यात प्रदेशी और एक द्रव्य है, वहां 2 आत्मा नहीं है। आई बात समझ में? और हाथी के अंदर फैला हुआ जो है वो भी एक द्रव्य है ना, उसके आत्मा के प्रदेश इतने फैल गए। अब ये पुद्गल के प्रदेश फैलते कि नहीं फैलते, ये बताओ आप। हाँ अभी बात भाई साहब ने पकड़ ली। देखा, आप सोचते होंगे हम तो बच्चे हैं, फिर छोटे से थे, फिर आत्मा तो वही रहा, और फिर ये पुद्गल भी फैल रहा है और मैं भी फैल रहा हूं, ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ तो परमाणु मिल रहे हैं और बिछुड़ रहे हैं। आई बात समझ में? यहाँ परमाणु मिल रहे हैं और बिछुड़ रहे हैं, और अंदर क्या हो रहा है, आत्मा के प्रदेश। इस शक्ति को कहते हैं संकोच विस्तार शक्ति। तो जब मैं छोटा था, बाबूजी छोटा था, तब कितना प्रदेशी था मैं, असंख्यात प्रदेशी एक द्रव्य था, ठीक है। और बड़ा हो गया तब असंख्यात प्रदेशी एक द्रव्य। ये तो मेरी क्वालिटी हो गई, ठीक है ना। ये बात तो जीव की तरफ से कही। और कर्म कैसा है, तो कर्म की बात अब चलेगी। यहां तक बात समझ में आ गया आपको? ये पंक्ति जो लिखी टोडरमल साहब ने, चलो पढ़ते हैं। देखो पेज नंबर 23। जल्दी जल्दी तो नहीं है आपको, जल्दी तो नहीं चलाना है बाबूजी गाड़ी तो कुछ आई बात तो आपको उस स्तर तक तो विचार करना पड़ेगा। बहुत गहराई में नहीं जाओ, लेकिन जो क्या कहना चाह रहे हैं वो तो आपको पकड़ना पड़ेगा ना बात, ठीक है। देखो क्या कहते हैं यहाँ पर, वहां जीव द्रव्य, तो कहाँ की बात चल रही है बाबूजी? जो जीव और कर्म का अनादि से संबंध है और दोनों भिन्न भिन्न है, दोनों अनादि से होने पर भी भिन्न भिन्न है, ये बात टोडरमल साहब इस पैराग्राफ में सिद्ध करेंगे। क्या सिद्ध करेंगे यहाँ पर? जीव का कर्म का संबंध कब से है, अनादि से। जीव कब से है, अनादि से है ना। और दोनों का संबंध अनादि से होने पर भी दोनों भिन्न भिन्न थे, भिन्न भिन्न है। तो साहब भिन्न भिन्न क्यों है, कि दोनों के लक्षण भिन्न है, ठीक है। अब वो दोनों के लक्षण की चर्चा बताएं। हाँ अभी दोनों के लक्षण बिल्कुल परस्पर विरोधी है, ठीक है, उसकी यहाँ चर्चा चल रही है। देखो क्या कहते हैं, वहां जीव द्रव्य तो देखने और जानने रूप चेतना गुण का धारक है, ठीक है। वहां कहां पर बाबूजी? अब वहां को हटा के अपने पास आ जाओ। यहां पर देखने और जानने वाला कौन है? जीव द्रव्य को भी हटाओ, मैं। क्या कहा? यहां देखने और जानने वाला कौन है? मैं,
ठीक है। मेरी पहचान कैसे है? देखने और जानने वाले से। और मैं कैसे पकड़ में आऊंगा? बोले इंद्रियों से पकड़ में नहीं आएगा ये, क्योंकि ये अमूर्तिक है। और कर्म भी हमारे इंद्रियों से पकड़ में नहीं आता, लेकिन मूर्तिक है, स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है। यहां तक बात पक्की आ गई, यहां तक बात पकड़ में आ गई। ये 3 पंक्तियां यहाँ पर टोडरमल साहब ने ये कही है। देखो क्या कहा, वहां जीव द्रव्य तो देखने जानने रूप चेतना गुण का धारक है तथा इंद्रिय गम्य न होने योग्य अमूर्तिक है। संकोच विस्तार शक्ति सहित असंख्यात प्रदेशी एक द्रव्य है। ये पंक्ति समझ में आ गई ना आपको? संकोच विस्तार किसमें शक्ति है? जीव में, मुझ में। क्या होता है संकोच विस्तार? मेरे प्रदेश फैलते हैं और सिकुड़ते हैं। मैं रहता कितना हूं तब भी असंख्यात प्रदेशी। मेरा बाबूजी मेरा क्या है? द्रव्य क्षेत्र काल भाव जो है ना, तो मेरा क्षेत्र क्या है? मेरा क्षेत्र क्या है? मेरा असंख्यात प्रदेशी जो मेरा क्षेत्र है वो मेरा साम्राज्य है, वहां मैं हूं। और हूं कैसा? कि एक द्रव्य। ये एक द्रव्य इसलिए लिखा है कि जैसे कर्म में अनेक पुद्गल द्रव्य हैं, उनका ढेला ऐसा जीव में ऐसा नहीं ढेला जीव का, ये बताना है आप। इसलिए शब्द लिखा है एक द्रव्य। क्या लिखा टोडरमल साहब ने? एक द्रव्य। एक द्रव्य मतलब एक है वो। और कर्म एक नहीं है, वहां पुद्गल के अनेक परमाणु का पिंड है। ये बात अभी यहां पर स्पष्ट करेंगे। देखो क्या कहते हैं, तथा कर्म है वह चेतना गुण रहित और मूर्तिक है। फिर क्या लिखा है? अनंत पुद्गल परमाणु का पिंड है। कर्म के स्वामी कितने हैं? हाँ, एक एक परमाणु अपने में पूरा स्वामी है। तो कर्म जिसको अपन बोलते हैं ना, उसके मालिक कितने हैं? कि अनंत, बहुत सारे ढेले से मिलकर बना है, बहुत ढेले से मिलकर बना है। एक एक परमाणु अपना स्वामी, और इतना ढेले से मिलकर बना है तो कितने स्वामी हो गए इसके? अनंत पुद्गल परमाणु के ढेले। अभी देखना, अगर अपन वस्तु की स्वतंत्रता, द्रव्य की स्वतंत्रता से बात करें ना भाई साहब, तो इस कर्म के अंदर का एक एक परमाणु स्वतंत्र है। स्वतंत्र है मतलब इसका पास के परमाणु से कोई लेना देना नहीं। इसका परिणमन इसकी स्वयं की योग्यता से होता है। किसके अंदर? वो जो कर्म का ढेला है ना, ढेला अनंत पुद्गल परमाणु का पिंड ढेला, उसमें एक एक परमाणु अपने अपने में स्वामी है। और वो परिणमन किससे होता है? अपनी स्वतंत्र योग्यता से परिणमन करता है। हो। लेकिन गजब की बात है, इतने सारे ढेले के परमाणुओं का परिणमन सब अपनी अपनी योग्यता से है, और जीव का परिणमन अपनी जीव की योग्यता से है। लेकिन उन दोनों के परिणमन में ऐसा मिलान है कि इधर कर्म के परमाणु का परिणमन होवे और इधर के जीव के भाव का परिणमन होवे। दोनों का काल एक होने से इसको निमित्त नैमित्तिक संबंध कहते हैं। क्या? एक दूसरे को कोई करता नहीं है, करता नहीं है बाबूजी। कर्म में भी एक एक परमाणु का स्वामी एक एक है। इसी में भी उत्कर्षण हो गया, अपकर्षण हो गया, उदीर्णा हो गई, है ना, ये सब इधर होता है इस ढेले में। तो ये क्या होता है उत्कर्षण, अपकर्षण, उदीर्णा बाबूजी? क्या चेंज होता है यहाँ? यहाँ तो मात्र परिणमन होता है। यहाँ क्या होता है? कर्म के ढेले में मात्र परिणमन होता है। इसके निमित्त में जो फल मिलने वाला है उसके आधार से कह दिया इसमें संक्रमण हो गया, इसमें अपकर्षण हो गया, इसमें उदीर्णा हो गई। क्या बात समझ में आई आपको? कठिन तो नहीं पड़ गई बात? कठिन लग गई आपके चेहरे से? वैसे चलो इतनी कठिन चर्चा आपने को करनी भी नहीं है, लेकिन बात मोटी मोटी पकड़ में आई ना। एक है, किसको उदीर्णा कहते हैं? जीव। अपकर्षण किसको कहते हैं? कहाँ अपकर्षण है? यहाँ तो परिणमन है। चला आगे चला है, आपके चेहरे से लगता है कि नहीं चल, कोई बात नहीं। अपने तो इतना समझो कि जीव कैसा है? जीव तो है असंख्यात प्रदेशी, ठीक है, एक द्रव्य। और कर्म कैसे है? कर्म किसको बोलते हैं? अनंत पुद्गल परमाणु का ढेला है।
जीव कैसा है? जीव है अमूर्तिक और वो है मूर्तिक। इतनी बात तो पकड़ में आ गई। ज्यादा विशेष हो तो आप करना नहीं के ग्रंथ से पढ़ना, आपको पता चलेगा कि क्या व्यवस्था है आगे। ठीक है, चलो। इस प्रकार ये जीव और कर्म है, ठीक है, इनका अनादि संबंध है, तो भी अनादि संबंध मतलब अनादि से साथ साथ हैं, ठीक है। ये बात कह दी कैसे साथ साथ है, वो अपन पहले पेज पे चर्चा कर रहा है कि उसमें मिलना बिछुड़ना होता है और संबंध बना रहता है, इसके आधार से अनादि से साथ साथ है, ठीक है। तो भी जीव का कोई प्रदेश कर्म रूप नहीं होता। प्रदेश मतलब सबसे छोटा हिस्सा, ये समझो आप, जिस जीव का वो किस रूप नहीं होता बाबू जी? कर्म रूप नहीं होता। कर्म रूप नहीं होता मतलब कि वो चेतन से अचेतन नहीं होता, अमूर्तिक से मूर्तिक नहीं होता। तो क्या बना रहता है? बोले जीव बना रहता है। और कर्म अनादि से साथ में है, तो कर्म का कोई परमाणु जीव रूप हो जाता है? बोले वो भी नहीं होता, क्योंकि दोनों भिन्न भिन्न द्रव्य हैं। अरे हो है क्या, दोनों ने एक दूसरे को छुआ ही नहीं है। वहां वज्र की दीवार है। कहां वज्र की दीवार है? जीव में और कर्म में। क्या दीवार है बाबूजी वहां पर? वज्र की दीवार है। क्या बोलते हैं उसको? अत्यंताभाव। दो द्रव्य के बीच के अंदर अत्यंत अभाव है। तो फिर ये बंद बंद क्यों करते हो हैं? वो आगे टोडरमल साहब बताएंगे बंद किसको कहते हैं। अपन बोलते हैं बहुत घबराया हुआ, बंधा हुआ हूं मैं तो, कर्मों से बंधा हुआ। अरे कहां बंधा हुआ है? बंद किसको कहते हैं? तेरे को क्या कर दिया? और जी रस्सी से बंधा हुआ है, रस्सी से बंधा हुआ है। अरे तो रस्सी ने तेरे को छुआ ही नहीं है, रस्सी रस्सी में है, तू तुझ में है और तू बंधा हुआ है। वो अभी अगले पैराग्राफ में चर्चा करेंगे। अभी तो अपन यहाँ की बात करते हैं। यहाँ क्या कह रहे हैं कि तो भी जीव का कोई प्रदेश कर्म रूप नहीं होता और कर्म का कोई परमाणु जीव रूप नहीं होता। अपने अपने लक्षण को धारण किए भिन्न भिन्न ही रहते हैं। कौन भिन्न भिन्न रहते हैं गजावत साहब? जीव और कर्म है कब से? अनादि से है, ठीक है। भिन्न भिन्न थे अनादि से और अभी भी भिन्न भिन्न है। क्यों? कि ये एक दूसरे में कुछ परिवर्तित होता नहीं। जैसे सोने चांदी का, अब यह टोडरमल साहब ने इतना समझाने के बाद भी उनको लगा कि इसको समझाना थोड़ा कठिन है, तो उसने उदाहरण दे दिया। उदाहरण दिया और उदाहरण भी ऐसा दिया कि ये समझदार है ना बाबूजी। अभी का जमाने का सोने का क्रेज नहीं है। सोने का क्रेज राजा महाराजा के जमाने से ही सोने चांदी हीरे का क्रेज है। तो जिसका क्रेज है उससे समझाया क्या कि सोना और चांदी मिला दो। क्या? सोने और चांदी के परमाणु को मिला दो, सुनार मिला दे, मेल्ट करके पिघला के एक कर दे, तो सोने के कितने परमाणु चांदी रूप हो जाएंगे और चांदी के कितने परमाणु सोने रूप हो जाएंगे? हैं? कितने साल बाद हो जाएंगे बाबूजी? हैं? लोकर में रखे रहेंगे तो हैं? बाहर धूप में हवा पानी में रख दो तो हैं? नहीं होंगे। कब होंगे? कभी नहीं होंगे। तो सोने के परमाणु हमेशा सोना रूप रहता है और चांदी का परमाणु हमेशा चांदी रूप रहता है। तो सोने का परमाणु सोने के रूप में ही रखा हुआ है। अरे शक्कर है ना, शक्कर, उसको पीस के आप वाइट कर दो बिल्कुल, और नमक पिसा हुआ, दोनों एक जैसे हैं, और दोनों को मिला दो और 5-25 साल रख दो, कितना अंश शक्कर का नमक हो जाएगा? बोलो ना, कुछ भी नहीं होगा। और शक्कर नमक कुछ होगा चेंज बाबूजी? नहीं। क्यों? कि भिन्न भिन्न द्रव्य अपने स्वयं के लक्षण से, जहां शक्कर होगी वहां शक्कर ही है और जहां नमक है वहां नमक ही है। सब अपने में स्वतंत्र है। अपने को पता चल जाएगा बाबूजी देख के कि कौन सा शक्कर का है और कौन सा नमक का हिस्सा। अपन देख के दोनों को मिला के पाउडर मिला दिया, अब आप देख के बता सकते हो ये शक्कर का है ये नमक का है? तो मिल गए क्या? मिले क्या दोनों? अरे बोलो ना, हाँ जी है ना जी? नहीं मिले, भिन्न भिन्न है ना। ऐसे ही जीव और कर्म यहाँ अपने को अलग अलग नहीं दिख रहे हो तो भी ये मिले नहीं है, ये बात बता रहे, दोनों भिन्न भिन्न। ठीक है, चलो। जैसे सोने चांदी का एक स्कंद हो, तथापि पीतादि गुणों को धारण किए हुए सोना भिन्न रहता है और श्वेतादि गुणों को धारण किए चांदी भिन्न रहती है, वैसे भिन्न जानना। किसको भिन्न जानना? जीव को और कर्म। ये यहाँ का विषय है। अब आगे, अब इस शिष्य के बहुत सारे प्रश्न खड़े हो गए टोडरमल साहब के। क्या? पहला प्रश्न तो ये खड़ा हो गया कि साहब आत्मा तो मूर्तिक है, अमूर्तिक है,
और कर्म तो मूर्तिक है। अब ये अमूर्तिक और मूर्तिक का बंधन कैसे हो गया, ये चिपक कैसे गया? आप कह रहे हो ना अनादि से संबंध। प्रश्न समझ में आ गया आपको? क्या प्रश्न समझ में आ गया? आत्मा कैसी है? अमूर्तिक है। और कर्म कैसे हैं? मूर्तिक है। आत्मा अरस अरूपी है, अस्पर्शी है, और कर्म कैसे है? रूपी है, स्पर्शी है ना? तो ये दोनों में, अरे रूपी रूपी में मिलान तो समझ में आ गया, ये अरूपी और रूपी का मिलान समझ में नहीं आ रहा हमारे। प्रश्न क्या है शिष्य का? बोलो भाई, आप में से एक महिला प्रश्न बोले, एक पुरुष बोले, फिर अभी यहाँ कैसे मिलते हैं उसको अपन समझाएंगे। और कौन? बंधन कैसे हो गया? क्यों कि बंद होता है ना भैया, तो जैसे अपन बोलते हैं पुद्गल परमाणु का बंद है, तो बोलते हैं स्निग्ध रुक्ष गुण है, उसमें चिकनाई और रूखापन गुण है, तो चिकने से रूखापन मिले तो चिपक जाए। लेकिन यहाँ तो आत्मा में न तो स्निग्ध है न रुक्ष है, और पुद्गल में स्निग्ध रुक्ष गुण है, तो एक तो में कुछ भी नहीं और फिर ये चिपक जाए, ये हमारी थ्योरी समझ में नहीं आ रही। ये कौन पूछ रहा है प्रश्न? शिष्य पूछ रहा है, ठीक है। आपके तो नहीं हुआ प्रश्न ये खड़ा? कहाँ खड़ा? आपने तो वो है जब गंगा जाए तो गंगा का, आप तो जो बता दो सही है, ओके, हमारे को क्या करना है भाई। पुरुष में से भी प्रश्न पूछ लो, क्या पूछ रहा है शिष्य? टोडरमल का शिष्य क्या पूछ रहा है? कौन बताएगा पुरुष वर्ग में से? हाँ, कि आत्मा तो है अमूर्तिक और मूर्तिक है कर्म, है ना? इन दोनों का बंधन आप, क्योंकि आप कह रहे हो कि अनादि से बंधे हुए हैं, तो बंधे कैसे हैं ये समझा दो, ठीक है ना? है ना? अपन बहुत बार बोलते हैं ना, ये दो आदमी साथ में घूम रहे हैं, कोई ना कोई दोनों का इंटरेस्ट होगा। अपन खोज नहीं करते हैं कि बिना इंटरेस्ट से ये क्यों घूमता है ना? ऐसा नहीं करते। तो ये यहाँ पे जिससे पूछ रहा है कि दो विपरीत जाति के द्रव्य, दोनों में मिलने की, दोनों में अत्यंता भाव है, दोनों भिन्न भिन्न लक्षण को लिए भिन्न है, फिर ये आपस में रहते क्यों है? इसको समझा दो हमारे को, ठीक है? सरल है प्रश्न बाबू जी, ये प्रश्न सरल है कि कठिन नहीं होता बात? चलो अब अपन उत्तर पढ़ते हैं। कौन पढ़ेगा आप में से? चलो पहले प्रश्न पढ़ लो पहली पंक्ति का, फिर उत्तर भी पढ़ लो। ठीक है, प्रश्न समझ में आ गया सबको? कौन पढ़ेगा पुरुष वर्ग में से? समझ में आ गया आपको? टोडरमल साहब ने आपको जिस जिस चीज से समझ में आए उससे उदाहरण लिया है। एक बार और पढ़ो, महिला में से प्रश्न भी और पुरुष में से प्रश्न भी और महिला में से उत्तर भी, फिर अपन इसकी चर्चा करेंगे। क्या कहना चाह रहे हैं टोडरमल साहब इस पैराग्राफ में, वो अपन यहाँ पर अभी समझाएंगे। आप कौन पढ़ेगा? महिला में से प्रश्न और फिर समाधान, फिर पुरुष में से भी पढ़े। यहाँ प्रश्न है कि मूर्ति का तो बंधन होना बने, मूर्ति का बंधन कैसे बने? ठीक, रुक जाना एक बार। ये प्रश्न तो समझ में आ गया सबके? विवेक प्रश्न समझ में आ गया? क्या प्रश्न है? कि मूर्तिक का तो बंध है, अने दो जो द्रव्य मूर्तिक है, इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है, जिसमें स्निग्ध रुक्ष गुण है, तो वो आपस में चिपक जाए, ये तो हमारे को समझ में आ जाता है। लेकिन एक तो है अमूर्तिक द्रव्य और एक है मूर्तिक परमाणु का ढेला, ये दोनों बंध रहे हैं, ये कैसे? ये हमें समझा। प्रश्न समझ में आया? मूर्तिक कौन है? मूर्तिक तो है कर्म, और अमूर्तिक कौन है? वो मैं आत्मा। इन दोनों में बंध कैसे हो गया, ये समझाओ हमारे को। ये प्रश्न है शिष्य का, ठीक है? अब समाधान। इस प्रकार व्यक्त इंद्रिय गम्य नहीं है ऐसे शुक्ल पुद्गल तथा व्यक्त इंद्रिय गम्य है ऐसे स्थूल पुद्गल, उनका बंधन होना मानते हैं।
उसी प्रकार जो इंद्रिय गम्य होने योग्य नहीं है ऐसा अमूर्तिक आत्मा और इंद्रिय गम्य होने योग्य मूर्तिक कर्म इनका भी बंधन होना मानना तथा इस बंधन में कोई किसी को करता तो है नहीं, जब तक बंधन रहे तब तक साथ रहे, इसलिए नहीं और कारण कार्य करना उनके बना रहे, इतना ही यहाँ बंधन जानना। तो मूर्तिक अमूर्तिक के इस प्रकार बंधन होने में कुछ विरोध ये नहीं। किसके समझ में आ गया ये पैराग्राफ? हाथ ऊंचा करो भाई, फिर पढ़े क्या है? उदाहरण समझ में आ गया और सिद्धांत समझ में आ गया आपको? बाबू जी क्या कह रहे हैं टोडर मल्ली साहब? देखो मैं पढ़ता हूं, फिर अपन अब इसका विस्तार करेंगे। क्या? जिस प्रकार व्यक्त इंद्रिय गम्य नहीं है ऐसे सूक्ष्म पुद्गल तथा व्यक्त इंद्रिय गम्य है ऐसे स्थूल पुद्गल उनका बंधन होना मानते हैं, उसी प्रकार जो इंद्रिय गम्य होने योग्य नहीं है ऐसा अमूर्तिक आत्मा और इंद्रिय गम्य होने योग्य मूर्तिक कर्म इनका भी बंधन होना मानना। ठीक है, यहां तो पहली कंडीशन उन्होंने बता दी। अब उसके आगे की अपन चर्चा बाद में करेंगे। ये क्या कहना चाह रहे हैं कि व्यक्त इंद्रिय गम्य नहीं है ऐसे सूक्ष्म पुद्गल? क्या हो जी? अब आपसे प्रश्न यहां समझा रहे समाधान कि जो इंद्रिय गम्य नहीं है ऐसे सूक्ष्म पुद्गल। अभी पुद्गल की अपन ने कल बंटवारे करे थे ना, अपन ने हैं पुद्गल के बंटवारे करे थे ना, उसमें इंद्रिय गम्य वाला कहां आता है ये बताओ। देखो अपन ने कितने बंटवारे करे थे पुद्गल के? 6 तरह से बंटवारे करे थे। ठीक है, स्थूल 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 सूक्ष्म सूक्ष्म स्थूल सूक्ष्म और सूक्ष्म सूक्ष्म। सरल है क्या? किसके बंटवारे करे थे बाबूजी अपन ने? ये पुद्गल के बंटवारे करे थे। ठीक है, पुद्गल के बंटवारे करे थे। 6 प्रकार की उनकी आकृति के आधार से बंटवारा है। किसके आधार से? उनकी आकृति और उस आकृति की विशेषता के आधार से बंटवारा है। सब एक बार नाम बोलो आप, फिर है ना कल मैं इनकी विशेषता भी बताऊंगा। किसको स्थूल स्थूल कहते हैं और किसको स्थूल सूक्ष्म कहते हैं, किसको सूक्ष्म स्थूल कहते हैं, है ना, ये सब आपके अभी पकड़ में आएगा। और फिर टोडर मल्ली साहब यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं वो अपन इसको समझेंगे। ठीक है, क्या बंटवारा हुआ? स्थूल स्थूल बोलो सब एक साथ। क्या है? स्थूल स्थूल। दूसरा क्या है? स्थूल। तीसरा क्या है? स्थूल आगे आएगा और सूक्ष्म पीछे आएगा, स्थूल सूक्ष्म। ठीक है, चौथे में सूक्ष्म आगे आ जाएगा और स्थूल पीछे हो जाएगा, सूक्ष्म स्थूल। और पांचवा सूक्ष्म और छठा सूक्ष्म सूक्ष्म। ठीक है, बोलो एक बार सब एक साथ। नंबर 1 अब इसमें से कितनी चीज हमारे को इंद्रिय गम्य है? जब ये सभी रूपी है, सभी मूर्तिक है, क्योंकि ये पुद्गल है ना, पुद्गल की पहचान है वो तो रूपी है। तो ये यहां से लेकर यहां तक सब परमाणु बाबूजी कैसे हैं? रूपी है ना, सभी स्पर्श गुण को धारण करे हुए हैं। लेकिन कितने आपको पकड़ में आते हैं और कितने नहीं पकड़ में आते हैं, इसकी अपन बंटवारा करेंगे। और जो पकड़ में आते हैं और जो नहीं पकड़ में आते हैं उनमें बंद होता है कि नहीं, इसकी बात करेंगे अपन। फिर अपन आत्मा में आएंगे। ठीक है, सरल है, कल करेंगे।